नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेन कुमार शर्मा। हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में एरीन्स हम पढ़ रहे हैं और एरीन्स के अंतर्गत हम उसके परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके नामकरण, उसके अंदर समावयवता, इसको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन की संरचना। बेंजीन, जैसा कि आप 10वीं 12वीं से स्कूल के अंदर आप जब से केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब से ये बेंजीन की संरचना आपके सामने दिखती है कि एक हेक्सागन शेप के अंदर इस प्रकार से 3 डबल बॉन्ड आपको लिखते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड इसके अंदर लिखते हैं और 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से बाहर एक एक करके सब जुड़े रहते हैं। लेकिन बेंजीन की संरचना किस प्रकार निकाली गई, किस प्रकार की इस संरचना को मान्यता मिली, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी यौगिक की जब भी संरचना निकाली जाती है तो संरचना के लिए सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ज़रूरी होता है। उसका आणविक भार क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन की जो अणुसूत्र है वह C6H6 आया कि जो भी उसमें तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उसके तत्वों का विश्लेषण और उसके अणुभार के आधार पर इस अणुसूत्र को ज्ञात किया गया। तो अणुसूत्र आया C6H6। अणुसूत्र जब C6H6 आ जाता है तो इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वह CnHn है, जिसके अंदर मतलब दोनों समान हैं संख्या में। और एल्केन का फॉर्मूला आता है CnHn+2। तो CnH2n+2 होता है। तो Cn यहाँ पे भी तो इसके हिसाब से ये माना जाता है कि चूंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह संगत एल्केन की तुलना में कम है, इसलिए माना जा सकता है कि बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। अर्थात अगर संतृप्त होता तो एल्केन की भांति इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए थी 14, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए माना गया कि यह असंतृप्त यौगिक है। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोजन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में चूंकि 8 हाइड्रोजन कम है, तो बेंजीन की संरचना असंतृप्त यौगिक मानते हुए शुरुआत में कुछ इस तरह से दी गई थी, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 द्विबंध हैं। यहाँ पे इसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। इस प्रकार से अलग अलग संरचनाएं शुरुआत में दी गई थी। परंतु जब बेंजीन का प्रायोगिक रूप से जब भी परीक्षण किए गए, उसके जो भी टेस्ट वगैरह लगाए गए, तो उसके अंदर ये पाया गया कि बेंजीन के अंदर कुछ ये निम्न गुणधर्म होते हैं। क्या? कि बेंजीन जो है वह बेयर अभिकर्मक जो कि क्षारीय KMnO4 या ब्रोमीन जल से अप्रभावित रहता है। यह जो परीक्षण है क्षारीय KMnO4 अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक कहते हैं, या ब्रोमीन जल, तो जो भी असंतृप्त यौगिक होते हैं वो इस KMnO4 के रंग का या ब्रोमीन के जल का रंग उड़ा देते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा। लेकिन बेंजीन है जो कि असंतृप्तता तो दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर यह परीक्षण नहीं आता, मतलब बेयर अभिकर्मक से यह अप्रभावित रहता है या उसका रंग गुलाबी रंग नहीं उड़ाता। हेलोजन अम्ल और हाइपोहेलस अम्लों के साथ इसकी योगात्मक क्रिया नहीं होती। देखिए, जो भी असंतृप्त यौगिक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं कॉमन होती हैं, उनमें आसानी से इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन बेंजीन जो है जिसमें असंतृप्तता हम सोच रहे हैं कि असंतृप्तता है, और लेकिन बावजूद उसके वह हेलोजन अम्ल या हाइपोहेलस अम्ल के साथ में कोई क्रिया नहीं दर्शाता है। सामान्य असंतृप्त यौगिकों की भांति इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, जो कि असंतृप्त यौगिकों का गुणधर्म नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असंतृप्तता है, लेकिन बावजूद उसके यह इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देता है। नंबर 4 कि बेंजीन के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ओजोन के 3 अणुओं का उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग होता है। अर्थात हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसका मतलब योगात्मक अभिक्रिया है। ओजोन के साथ अभिक्रिया हो रही है, योग हो रहा है, इसका मतलब ये भी योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। तो कुछ अभिक्रियाएं तो योगात्मक अभिक्रियाओं की भांति होती है, लेकिन कुछ योगात्मक अभिक्रियाओं की भांति नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो भी ऊपर हमने तीनों संरचनाएं अभी देखी थी, ये वाली तीनों संरचनाएं, ये तीनों संरचनाएं जो है वह बेंजीन की नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों ही संरचनाएं इस प्रकार की ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको समझाने में सफल नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में बात है भाई कि खुली श्रृंखला या विविक्त श्रृंखला में उसकी संरचना न होकर के चक्रीय संरचना हो सकती है। तो चक्रीय संरचनाओं के अंदर उपरोक्त दिए गए प्रभाव के आधार पर ये माना गया कि यह चक्रीय संरचना हो सकती है। तो इनमें तीन द्विबंध भी उपस्थित हैं, क्योंकि चक्रीय जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n एलिसाइक्लिक यौगिकों। लेकिन बेंजीन के अंदर CnH2n मतलब यहाँ पे इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन परमाणु इसके हिसाब से कम हो रहे हैं। इसका मतलब 3 द्विबंध होने चाहिए। यह निम्न अभिक्रियाओं से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन के 3 योग अणुओं का योग होकर के हेक्सा हाइड्रोबेंजीन बनता है, जो यह बताता है कि इसके अंदर 3 द्विबंध उपस्थित हैं। इसी तरह बेंजीन में 3 अणु जो हैं हैलोजन का योग करके हेक्सा हैलो उत्पाद भी बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया भी बताती है कि इसके अंदर 3 द्विबंध उपस्थित हैं। बेंजीन का एक अणु ओजोन के 3 अणुओं से क्रिया करके, जिसको हम ओजोनीकरण कहते हैं, ट्राइओजोनाइड बनाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 3 बंध एकांतर क्रम में होने चाहिए। अर्थात ये तो हम बात कर रहे हैं पहले 2 अभिक्रियाओं से, तो ये पता पड़ रहा है कि इसके अंदर 3 द्विबंध होते हैं या होने चाहिए। लेकिन तीसरी जो ये पॉइंट हम बिंदु पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि ओजोन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके ट्राइओजोनाइड बनाता है। तो यह ट्राइओजोनाइड तभी बन सकता है कि जब ये तीनों द्विबंध एकांतर स्थिति पर हों। तो यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है यहाँ पर कि बेंजीन के द्विबंध सामान्य द्विबंध से भिन्न प्रकृति के होते हैं और स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था कि अगर असंतृप्तता है तो वह बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करना चाहिए, हेलोजन अम्ल हाइपोहेलस अम्लों के साथ में अभिक्रिया करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ योग नहीं देता। हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ योग देता है, हेलोजन के 3 अणुओं के साथ योग देता है। तो ये बताता है कि असंतृप्तता है, द्विबंध हैं, लेकिन यह द्विबंध असामान्य जो भी सामान्य द्विबंध होते हैं उनसे भिन्न प्रकृति के हैं, और यह दूसरे द्विबंध की तुलना में स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो उपरोक्त जो अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए बेंजीन की कई संरचनाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। उनमें से कुछ संरचनाएं इस प्रकार की है कि बेंजीन को साइक्लिक मतलब 3 सदस्यीय वलय मानते हुए और 3 द्विबंध इस प्रकार से एकांतर क्रम में लगा दिए गए। अगर मान लीजिए 4 सदस्यीय वलय मानी गई तो 4 सदस्यीय वलय में इस प्रकार से डबल बॉन्ड्स की बनाकर के इसके अणु सूत्र को संतुष्ट किया गया। इसी तरह से 5 सदस्यीय वलय मानते हुए इस प्रकार से 3 द्विबंध दिए गए। लेकिन ये जो सारी संरचनाएं हैं तीनों ये वाली, इन सभी संरचनाओं को भी इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि यह बेंजीन के सभी ज्ञात गुणों को समझाने में समर्थ नहीं रही, अर्थात असमर्थ रही। तो इस आधार पर जो भी पहले 3 विवृत श्रृंखला और यह चक्रीय संरचना जो हम देख रहे हैं तीनों, यह सभी संरचनाएं बेंजीन के लिए अमान्य करार दे दी गई। लेकिन जो हम संरचना अभी पढ़ते हैं, सारी अभिक्रियाएं लिखते समय जो काम में लेते हैं, यह संरचना केकुले के द्वारा 1865 में प्रस्तुत की गई थी, जिसको मान्य किया गया था। केकुले ने बेंजीन की निम्नलिखित 2 समावेशी संरचनाएं प्रस्तुत की, जो कि एक दूसरे से साम्य अवस्था में विद्यमान रहती हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3, 4 और 5 सदस्यीय वलय में तो हमने इस प्रकार से देखा था, लेकिन यह नहीं बता पाया। तो इसको 6 सदस्यीय वलय के अंदर इस प्रकार से 3 डबल बॉन्ड को एकांतर क्रम में लगाते हुए संरचना प्रस्तुत की केकुले ने। तो इसने इन 2 संरचनाएं प्रस्तुत की, जिसके अंदर द्विबंध की स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अंदर यहाँ है द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, द्विबंध, और यहाँ पर जहाँ एकल बंध है वहाँ द्विबंध, जहाँ द्विबंध है वहाँ एकल बंध आपस में इस प्रकार से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ एकल बंध है लेकिन यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध था वहाँ एकल बंध आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 2 स्थितियां ऐसी हो सकती है या 2 संरचनाएं हैं, पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन केकुले ने कहा कि ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में विद्यमान रह सकती है, मतलब ये भी है ये भी है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन केकुले के द्वारा जो संरचना दी गई, उस संरचना के पक्ष में प्रमाण
तो क्या स्थितियां हैं या क्या परीक्षण है जिनके आधार पर केकुले के द्वारा दी गई संरचना को वैलिड या मान्य करार दिया गया? तो इसके अंदर ये है कि इसका अणुसूत्र C6H6। नंबर 2, इसके अंदर 3 द्विबंधों की एकांतर स्थिति जो भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा, कि इसमें 3 हैलोजन अणुओं का योग आकर के हेक्सा हेलो उत्पाद बनता है, हेक्सा हेलो बेंजीन प्राप्त होती है। तो ये वो भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। 3 हाइड्रोजन अणुओं का योग होता है या 6 हाइड्रोजन परमाणु का योग होकर हेक्सा हाइड्रो प्रोडक्ट मिलता है, तो वो भी है। और यूं कह सकते हैं कि बेंजीन की ये जो संरचना है, इसके अंदर ये जो 6 हाइड्रोजन है, ये सभी 6 हाइड्रोजन समान प्रकृति के हैं, तो यह भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। साथ ही साथ द्विप्रतिस्थापी समावयवों की संख्या 3 होना, मीन्स बेंजीन के अंदर कोई भी जब अभिक्रिया कराई जाती है एकल प्रतिस्थापी बेंजीन से, तो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन बनती है, जैसा कि हमने समावयवता के अंदर इसको विस्तार से पढ़ा था। तो चूंकि वो स्थितियां क्या हो सकती, 3 है ऑर्थो मेटा पेरा, तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई है। इस तरह से इन सभी गुणों के आधार पर इस बेंजीन की संरचना जो है वह केकुले संरचना जैसी ही होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले अभिक्रम बताया था शुरुआत में इसके अंदर इस लेक्चर में, कि बेंजीन के जब ओजोनीकरण कराया जाता है तो बेंजीन के ऊपर 3 ओजोन के अणुओं का योग होता है और ट्राई ओजोनाइड बनता है। तो इस प्रकार से ये तभी संभव है जब तीनों द्विबंध एकांतर क्रम में हो। उसी अभिक्रिया को यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया कि इस द्विबंध पर होके तो इस प्रकार से 3 ओजोन के अणु जुड़ रहे हैं, इस पे हो रहा है तो इस प्रकार से जुड़ रहा है, और यहाँ पे होगा तो इस प्रकार से 3 ओजोन के अणु जुड़ते हैं। लेकिन इस ओजोनाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तो हमें 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के प्राप्त होते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के प्राप्त तभी होंगे जब ये तीनों द्विबंध एकांतर स्थिति पे होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ओजोनाइड बनने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड्स का ओके, ये CHO यहाँ से निकला, इसी तरह से यहाँ से भी ये CHO और यहाँ से भी ये CHO ग्लाइऑक्सल यहाँ बाहर निकल के कुल 3 अणु ग्लाइऑक्सल के प्राप्त होते हैं। तो यह ओजोनीकरण और ओजोनोलिसिस, ओजोनी अपघटन जिसको हम कहते हैं, यह अभिक्रिया भी यह सिद्ध करती है कि बेंजीन की संरचना इसी प्रकार की होनी चाहिए जो कि केकुले के द्वारा दी गई, जिसमें 3 द्विबंध एकांतर क्रम में उपस्थित हैं। अगला प्रमाण है वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, कि जब बेंजीन का ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो मेलेइक अम्ल प्राप्त होता है। यह प्रमाण भी बेंजीन की केकुले संरचना के अनुसार ही संभव है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जब भी इस प्रकार का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण होगा तो द्विबंध इस प्रकार से टूटते हैं और हमें ये मेलेइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये तभी संभव है जब बेंजीन की संरचना केकुले की संरचना जैसी। एसिटिलीन, जैसा कि हम कहते हैं, 3 एसिटिलीन के अणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलकीकरण हो जाता है। कब? जब हम एसिटिलीन को रक्त तप्त नली में से, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से प्रवाहित करते हैं, तो बहुलकीकरण द्वारा बेंजीन की संरचना में प्राप्त होती है, जिसमें ये देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से आपस में यहाँ जुड़ करके एकल बंध बना करके 3 अणु एसिटिलीन के जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाता है, और इस प्रकार से हमें बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये संरचना भी ये सिद्ध करती है कि बेंजीन के अंदर जो अणु हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें 3 द्विबंध एक दूसरे के एकांतर क्रम में है। इसके अतिरिक्त बेंजीन के आणविक अपवर्तन, चुंबकीय घूर्णन आदि के अध्ययन से भी बेंजीन की चक्रीय संरचना में एकांतर क्रम में 3 एकल बंध और 3 द्विबंध होना पता चलता है। मीन्स ये सभी थे प्रमाण जो कि केकुले की संरचना के पक्ष में थे। अब बात करते हैं हमने द्विप्रतिस्थापियों की संख्या, कि केकुले के द्वारा प्रस्तावित जो संरचना है उसके आधार पर द्विबंधों की स्थिति भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि किसी में जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक ये संरचना दी गई थी और एक ये संरचना जिसके अंदर डबल बॉन्ड की स्थिति को ये देखा। तो यहाँ पे एकल बंध द्विबंध में और द्विबंध एकल बंध में, लेकिन शुरुआत में जो संरचना दी उसमें उन्होंने कहा था कि द्विबंध फिक्स स्थिति पे रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये स्थिति फिक्स है तो जो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, वाई और जेड यहाँ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के सापेक्ष 1-2 स्थिति पे,
तो यहाँ पे भी वाई और जेड एक दूसरे के सापेक्ष 1 2 स्थिति पे जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला और अंतिम ये जो दोनों लास्ट हैं, ये संरचनाएं एक दूसरे से अलग यहाँ दिख रही हैं, समान नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि Z और Y 1 3 स्थिति पर हैं, लेकिन Z से Y की तरफ जाने पर पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर Z से Y की तरफ जाने पर पहले एकल बंध आ रहा है। तो इस तरह से ये दो संरचनाएं भी समान नहीं है, और ये आपकी सबसे अलग संरचना हो गई। तो कुल हम कह सकते हैं कि द्विप्रतिस्थापियों की संख्या 5 होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन के द्वारा वास्तव में जब प्रायोगिक रूप से अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, तो कुल 3 ही समावयवी प्राप्त होते हैं, द्विप्रतिस्थापी, ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो इसका स्पष्टीकरण केकुले ने यह कह करके दिया कि बेंजीन की दोनों संभावित जो संरचनाएं हैं, वह तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, और इनके बीच में डबल बॉन्ड की स्थिति एक फिक्स नहीं रहती है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित होता रहता है। कहने का मतलब ये संरचना इसमें और ये संरचना इस संरचना में एक दूसरे में तेजी से परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उनके बीच एक गतिक साम्य रहता है। केकुले ने जो ये प्रस्ताव दिया या प्रपोजल दिया या इसके एक विचार दिया, उसकी पुष्टि लेवाइन और कोल, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में प्रायोगिक आधार पर की। उन्होंने कहा कि बेंजीन के अंदर, ये तो सामान्य बेंजीन है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप और यहाँ एक CH3 ग्रुप हम लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ओ मिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन, जिसको कि हम ओक्साइलिन भी कहते हैं। तो इन दोनों संरचनाओं में यहाँ पे भी CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, मतलब दो CH3 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ दोनों CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से दो प्रकार के ओक्साइलिन हमारे सामने हो सकते हैं, इस आधार पर, केकुले की संरचना के आधार पर। तो ओजाइलिन का जब वास्तव में ओजोनी अपघटन कराया गया, प्रायोगिक रूप से लेवाइन और कोल ने जब कराया, तो ग्लाइऑक्सल, मेथिल ग्लाइऑक्सल और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल में 3 प्रकार के अणु प्राप्त होते हैं, और इनका आपसी जो अनुपात है वह भी यह है कि 0.88 अणु डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल का, 2 अणु मेथिल ग्लाइऑक्सल, और 3.2 जो मॉलिक्यूल है वह ग्लाइऑक्सल आया। तो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल, मेथिल ग्लाइऑक्सल और नॉर्मल ग्लाइऑक्सल, इनका अनुपात जो है वो 1:2:3 के अनुपात में प्राप्त हुआ। लेकिन यह तभी संभव है जब ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो रही हों। तो इसलिए वास्तव में जब कराया गया प्रैक्टिकल, तो ये तीनों मिले, लेकिन अभी हम आगे अभिक्रिया में देखेंगे तो ये क्लियर होगा। अगर मान लीजिए बेंजीन की संरचना केकुले के हिसाब से इस प्रकार मानी जाती है ओजाइलिन की, जिसके अंदर CH3 ऑर्थो स्थिति पे है, लेकिन दोनों के बीच यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रकार की केकुले संरचना का यदि ओजोनी अपघटन कराते हैं, तो हमें ये देखिए यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, ये वाला इस जगह से। तो ओजोनीकरण होने पर ये O जब बाहर निकल जाएगा तो CH3CHO और यहाँ से CH3CHO, ये आपका हमें प्राप्त होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मेथिल ग्लाइऑक्सल हमें प्राप्त होगा, और ग्लाइऑक्सल भी यहाँ पे प्राप्त होगा। लेकिन नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर जब O स्थिति पे जो मिथाइल समूह हैं, वो जिन कार्बन से जुड़े हुए हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। यदि इसका ओजोनी अपघटन कराया जाता है, तो हमें इस प्रकार से CHO मॉलिक्यूल मीन्स ट्राइओजोनाइड ये बना, जिसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों CH3 यहाँ है, लेकिन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, पूरा ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ डबल बॉन्ड पे जुड़ा था, जबकि इसके अंदर यहाँ पूरा ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ ना जुड़ करके इधर जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो ट्राइओजोनाइड बना, ये वाला ट्राइओजोनाइड और ये वाला ट्राइओजोनाइड दोनों अलग अलग हैं। तो इस वाले ट्राइओजोनाइड के अंदर हमें टू मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल के इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाली संरचना से हमें ग्लाइऑक्सल और मेथिल ग्लाइऑक्सल, और इस वाली संरचना से हमें ग्लाइऑक्सल और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन संरचनाओं के अंदर ये जो लिवाइन कोल ने जो पुष्टि करी इसकी केकुलर संरचना की, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों संरचनाएं अगर एक दूसरे में परिवर्तित हो रही होंगी, तो ही हमें वास्तव में एक अणु डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल का, 2 अणु मेथिल ग्लाइऑक्सल के और 3 अणु ग्लाइऑक्सल के
प्राप्त होंगे। आज हमने पढ़ लिया है कि केकुले संरचना के समर्थन में क्या-क्या प्रमाण हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केकुले संरचना की कमियां और केकुले संरचना के पक्ष में आधुनिक जो भी प्रमाण हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।